नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ आपका अपना सेशन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार यही बात कर रहे हैं, आज फिर से इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट की शक्तियों पे, और ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक व्यक्ति अपने कुछ सर्टेन राइट्स को एंजॉय करे। तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की शक्तियों पे बंदिशें लगाता है, और उन बंदिशों के होते हुए हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अधिकारों को अच्छे से एंजॉय करे। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रॉड, अगर आप कह सकते हैं तो, डेफिनेशन। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आता है हमारा बिल ऑफ राइट्स की। बिल ऑफ राइट्स होता क्या है? एक लिस्ट होती है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में, उस लिस्ट में आपके अधिकारों को मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, कुछ सर्टेन कुछ स्पेशल अधिकारों को उस लिस्ट में मेंशन कर दिया गया है, और उसी लिस्ट को बोला जाता है दोस्तों बिल ऑफ राइट्स। और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और इसीलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही उनको प्रोटेक्शन भी देगा, तो इसलिए ये स्पेशल हो जाते हैं। बिल ऑफ राइट्स, ये जो सर्टेन अधिकार थे दोस्तों 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी ने इनकी सिफारिश की थी, और बाद में हमने देखा कि जब संविधान बना हमारा 1950 में लागू हुआ, तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए थे हमारे। ठीक है, प्रोहिबिट करता है ये गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है ऐसे कानून ना लेके आए जिससे वायलेशन हो हमारे फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो इट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंश्योर रेमेडी इन केस देयर इज वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं लेके आ सकती जिससे हमारे या आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। और दूसरी बात ये है कि यदि हो भी जाता है तो फिर इसकी रेमेडी भी गवर्नमेंट को ही इंश्योर करनी पड़ेगी। और इसकी श्योरिटी के लिए क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट के पास 3 बॉडीज है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये तीनों मिलके ये कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स बर्बाद ना हो, अफेक्ट ना हो। ये हिंदी ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की, अब हम बात करते हैं तो कौन से संविधान के भाग में है फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्पेशली प्रोटेक्टेड राइट्स होते हैं और इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इतने मौलिक होते हैं कि हमारा जीवन इन अधिकारों के बिना आराम से चल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किलें आएंगी, और अगर मैं कहूँ तो इम्पॉसिबल हो जाएगा जीवन जीना। फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इनको इंश्योर किया हुआ है कि गवर्नमेंट इन अधिकारों का किसी भी तरीके से वायलेशन ना करे, यानी कि कोई एक्ट या कानून इस तरीके का ना ले आए जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई बुरा प्रभाव पड़े, और ये खुद आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है दोस्तों कि जुडिशियरी जो है हमारी न्यायपालिका को यह शक्ति दी है कि न्यायपालिका के अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति अपना केस लेके आता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो न्यायपालिका को सबसे पहले उसी केस को देखना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में उस केस को डालना होगा। आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दोस्तों ये एब्सोल्यूट नहीं होते, अनलिमिटेड नहीं होते। अगर राइट टू फ्रीडम आपके पास है, आज़ादी का अधिकार आपके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से करने लगें या समाज में आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें कि आपको आज़ादी है कुछ भी करने की। नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन होकर ना हो जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि इनको लिमिटेड बना दिया गया है कि आप एक सीमा तक ही अपने अधिकारों का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के क्रियान्वयन पर। तो आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो अभी तक पता चली होंगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में फ़र्क क्या है, क्या है ऐसी चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स को स्पेशल बनाती है और ऑर्डिनरी राइट्स को नहीं बनाती स्पेशल। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं देखूँ तो फंडामेंटल राइट्स को खुद आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी हुई है। ठीक है, संवैधानिक रूप से खुद फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स में ऑर्डिनरी लॉ, आम जो कानून है, उसमें प्रोटेक्शन है।
दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है? उनको चेंज तभी किया जा सकता है जब आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हैं, अदरवाइज आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ऑर्डिनरी जो आपके अधिकार हैं उनको आप ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग से चेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और ऑर्डिनरी राइट्स का उल्लंघन किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से काम करते हैं कि ये लेजिस्लेटिव पावर्स पे लिमिटेशन लगाते हैं, लिमिट लगाने का काम करते हैं सरकार पे आपके फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो आपके ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं लगाते सरकार पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, लेकिन ऑर्डिनरी राइट्स को खत्म किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रावधान है दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स को यानी आपके मौलिक अधिकारों को साधारण अधिकारों से स्पेशल बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा एक अधिकार था, लेकिन उसको समय के साथ लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी अधिकारों के बारे में धीरे धीरे करके हम बात करेंगे, बड़ी डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, राइट टू इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा। राइट टू इक्वालिटी बात करते हैं दोस्तों कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगी। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों कि कोई रिच व्यक्ति है, ठीक है, और कोई पुअर व्यक्ति है, इन दोनों ने सेम क्राइम किया है। कोई भी क्राइम, मान लो इसने धोखेबाजी की है और पुअर व्यक्ति ने भी धोखेबाजी की है, गुनाह दोनों का सेम है, तो इसी बेसिस पे गुनाह क्या किया है, सिर्फ इसी बेसिस पे इनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर ये रिच है तो इसके रिच होने का इसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर इसने गुनाह किया है तो इसको भी वही सज़ा मिलेगी जो इस पुअर को मिलेगी। तो ये क्या है? ये है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यदि किसी रिच व्यक्ति का मर्डर करना की सज़ा फांसी हो सकती है तो पुअर व्यक्ति के मर्डर की सज़ा भी फांसी हो सकती है। तो दोनों को सेम प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 15 दोस्तों कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि आप कुछ बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रोविजंस है दोस्तों, इन प्रोविजंस के अंडर में आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यदि अगर मैं आपको बताऊं कि रेजिडेंस के बेस पे, ठीक है, रेजिडेंस के बेस पे भेदभाव पॉसिबल है, तो हाँ, कानून की दृष्टि से कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है इस आधार पे भेदभाव उसके साथ किया जा सकता है। बड़ा ही अजीब सा फैक्ट है, लेकिन हाँ, क्योंकि आपके कानून में या आपके संविधान में ये नहीं लिखा कि रेजिडेंस के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसा भेदभाव होता है। और अगर मान लीजिए रेजिडेंस को भी इस लिस्ट में ऐड करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट के बिना आप उसको नहीं कर सकते, तो इस आर्टिकल 15 को अमेंड करना पड़ेगा और अमेंडमेंट आपको लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इक्वल एक्सेस है सभी को, हर कोई बराबरी का हकदार है। किसी भी शॉप, होटल, वेल, टैंक, बाथिंग, घाट, रोड एक्सेट्रा कहीं भी वो आ जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि दोस्तों पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सरकारी नौकरियों में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17 बोलता है कि खात्मा कर दिया गया है, यानी कि किसी के धर्म, जाति, भाषा के आधार पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। लास्ट जो आर्टिकल 18 है वो ये बोलता है कि स्पेशल जो टाइटल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो टाइटल्स होते थे दोस्तों, जैसे वाइसराय हो गया या लॉर्ड हो गया या फिर आपका सर हो गया, मैडम हो गया, इस तरीके के जो टाइटल्स थे दोस्तों, इन सभी टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया है। और इनके बदले में सिर्फ 2 तरीके के टाइटल्स आप एक्वायर कर सकते हैं, वो भी अगर गवर्नमेंट आपको देगी तो।
पहला टाइटल है मिलिट्री का टाइटल और दूसरा है एकेडमिक्स का टाइटल। इनके अलावा आप कोई तीसरा टाइटल एक्वायर नहीं कर सकते, और अगर आपने किया है तो वो इलीगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आर्टिकल 4, ये जो आपका 14 से 18 वाला जो आर्टिकल है, इक्वालिटी, समानता का अधिकार, इसके क्या एक्सेप्शंस हैं? तो एक्सेप्शन ये हैं दोस्तों कि स्पेशल स्कीम्स आपकी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है ताकि वो कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ लोगों को वो का उद्धार कर पाए, जैसे बच्चों का उद्धार, वुमेन का उद्धार, या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं उनका उद्धार कर पाए। तो इनके लिए, बच्चों के लिए आप देखते हो कि कितनी सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। वुमेन के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एसएससी के लिए फ़ीस जो है वो वेव्ड है वुमेन के लिए। ठीक है, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जैसे आपके एससी एसटी ओबीसी हो गए, तो इनके लिए रिजर्वेशंस हैं, कई जगह वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होते हैं। तो गवर्नमेंट इन लोगों के उद्धार के लिए ये रिजर्वेशंस ला सकती है। और आपका आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बोलता है कि रिजर्वेशन को ऐसे नहीं देखा जाएगा कि ये वायलेशन कर रहे हैं आपके इक्वालिटी का, नहीं। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन लाया ही इसलिए गया था क्योंकि ये आपके राइट टू इक्वालिटी को फुलफिल कर सके, जस्टिफाई कर सके। ठीक है, ये एक्सेप्शन हिंदी में मैंने बताए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों राइट टू फ्रीडम की, हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आपको राइट टू फ्रीडम मिल जाएगा। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 में दोस्तों 6 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 6। तो ए से लेके एफ तक आपको राइट टू फ्रीडम मिल जाएगा। 19A B C D E F। 19A बोलता है कि हर किसी को सोचने, विचारने और एक्सप्रेस करने की शक्ति होगी, स्वतंत्रता होगी। दूसरा, जो उसने सोचा विचारा है वो किसी असेंबल होके कहीं पे उसको बता सकता है, या किसी ग्रुप में असेंबल होकर वो उसको बता सकता है। ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। और उसके बाद अगर वो चाहे तो एसोसिएशंस भी फॉर्म कर सकता है। तो यानी कि सोचने विचारने की आज़ादी है, असेंबल पीसफुली सभा बनाने की आज़ादी है, और यूनियन या एसोसिएशंस बनाने की आपको पूरी आज़ादी है। 19A B C मैंने बता दिया है। 19D बोलता है इंडिया में आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह घूम सकते हैं। ठीक है, और 19E बोलता है कि रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, अब ये पॉसिबल हो गया है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्यों ना हो, ज़मीन लेके रह सकते हैं। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फुलफिल करके। ठीक है, 19F जो बोलता है कि आप कोई भी प्रोफेशन को आप चुन सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कैरी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आप चलाना चाहें तो वो आप चला सकते हैं, लेकिन इलीगल ड्रग्स का बिजनेस या यहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस है तो वो रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 बोलता है कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस में अगर प्रोटेक्शन है तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 बोलता है कि हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। ठीक है, और लास्ट जो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 22, वो बोलता है कि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन है। आर्टिकल 20 और 22 को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 20, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy his or her freedom। तो फ्रीडम इस तरीके से डिफाइन की गई है कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पूरा एंजॉयमेंट कर सके, लाभ उठा सके। आर्टिकल 20 जो है दोस्तों, आर्टिकल 20 बोलता है कि हर व्यक्ति को प्रोटेक्शन है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की। और ये प्रोटेक्शन किस तरीके से है? आर्टिकल 20 बोलता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तारी से पहले उसको ज़रूरी है कि उसको लीगल ग्राउंड्स बताए जाएं। आपको किस रीज़न के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है वो रीज़न आपको बताया जाना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो पुलिस के लिए ये मैंडेटरी है कि 24 घंटे के भीतर वो किसी मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकता है। उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, ये इस तरीके से प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 22 बोलता है दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट को ये फील होता है कि कोई व्यक्ति कानून के लिए
खतरा है, प्लस वो व्यक्ति भारत की पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, बार बार उस भारत की शांति भंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय बिना किसी रीज़न के गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब इतना बड़ा रीज़न तो हो गया, और क्या, ठीक है। और ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ये डिटेंशन जो है 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये थी कुछ एक्सेप्शंस थी ये कुछ राइट टू फ्रीडम के अंदर में। अब राइट टू एक्यूज्ड, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार ये है कि किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार चोरी की है तो उसको उसकी सजा सिर्फ एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। दूसरा, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैकडेट, और तीसरा है नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिम और हर सेल्फ। तो दोस्तों इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, तो यदि मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड राइट ऑफ एक्यूज क्या है कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैकडेट। मान लीजिए कोई सरकार है वो कहती है कि 25 तारीख से उसने घोषित कर दिया है कि रेड कलर जो है बैन है, आप रेड कलर के कपड़े नहीं पहन सकते। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो यदि किसी व्यक्ति ने रेड कलर 24 तारीख को पहना था, तो एक दिन पहले यानी 25 तारीख को कानून बना है, किसी ने 24 तारीख को पहना है, तो 24 तारीख को यदि उसने उस कानून का सो कॉल्ड उल्लंघन किया है तो इस बात पे उसको सज़ा नहीं मिल सकती, क्योंकि कानून बनने से पहले उसने ये काम किया था, कानून बनने के बाद नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अब आता है कि नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। किसी भी व्यक्ति को आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ आपको एविडेंस ला के दे। तो ये थे एक्यूज्ड के राइट्स, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल की बात करूं दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दो ही आर्टिकल है ये, ठीक है। ये बोलता है कि प्रोहिबिशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंड फोर्स लेबर का। जबरदस्ती आप किसी को काम नहीं करवा सकते, और मानव तस्करी तो बिल्कुल बैन है। आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब, खतरनाक जगहों पे आप बच्चों को जॉब नहीं दे सकते हैं, किसी फैक्ट्री में आप बच्चों को जॉब नहीं दे सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो जॉब देना ही नहीं है। अब इसके एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन दोस्तों ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। इसमें ये कह रहा था कि आप हजार्डस जॉब नहीं दे सकते, तो एक्सेप्शन ये है कि 14 साल तक के बच्चे को तो आप जॉब दे ही नहीं सकते। 14 साल से जो ऊपर है हाँ उसको आप जॉब दे सकते हैं, लेकिन 14 साल से कम का तो चाहे नॉर्मल भी जॉब हो आप उसको जॉब नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये है इसका एक्सेप्शन। आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 4 भागों में बटा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजन को जैसे चाहे वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके जो कल्चर है आप उनको जैसे चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई मना ही नहीं है। आप मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स, इसलिए आपने कई जगह पे स्पेशली मुस्लिम लोगों के लिए जो डेडिकेटेड आपके क्या बोलते हैं उसको, हाँ जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों मुस्लिम्स लोग जो है मदरसा चलाते हैं, तो मदरसे की प्रॉपर उनको परमिशन है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बोलता है कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं पे करना पड़ेगा आपको, अपने रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आर्टिकल 28 बोलता है कि अटेंड करना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन वर्शिप और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपको पूरी आज़ादी है। जैसे आप मकबरे में जाके मतलब मकबरे में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं यदि आप मुस्लिम हैं, चर्च में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं यदि आप क्रिश्चियन है, इसी तरीके से हर जगह तो आपको फ्रीडम है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने की और पूजा करने की किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, यदि आप उस धर्म विशेष से रिलेटेड है। तो ये था आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों एक्सेप्शंस की,
तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में क्या एक्सेप्शंस है? फ्रीडम ऑफ राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। वो क्या है कि गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे दोस्तों हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अगर मैं बोलूँ, पब्लिक मोरल को प्रमोट करने के लिए, जैसे आपका सती प्रथा था, ठीक है, तो वो एक ऐसा कस्टम था जिसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपका ट्रिपल तलाक था, ठीक है, इसको भी बैन कर दिया गया है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया है। गवर्नमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट अनलिमिटेड राइट, ये अनलिमिटेड राइट नहीं है, जैसा मैंने अभी देखा। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स, जिनकी मैंने अभी अभी डिस्कशन आपसे किया है, जैसे सती प्रथा हो गया या फिर आपके ट्रिपल तलाक का केस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, तो आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों आर्टिकल्स जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करते हैं। मतलब अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको जो है अपनी भाषा और संस्कृति के प्रोटेक्शन का अधिकार है, और ये जो है आर्टिकल 29 बोलता है। और इस अधिकार को प्रोटेक्ट रखने के लिए आर्टिकल 30 बोलता है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मदरसे में इसलिए उर्दू में पढ़ाई होती है, और इसी तरीके के और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? ये जो आपका दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, इसको माइनॉरिटी का राइट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज भी बोला जाता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार। माइनॉरिटी तीन तरीके की, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज को ही इनमें इंक्लूड किया जाएगा। सभी की सभी माइनॉरिटीज यानी ये तीनों कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। ये हम ऑलरेडी इसमें बात कर चुके हैं। शिक्षण संस्थानों की ये पॉइंट है, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन पे से हटा देते हैं, हाँ ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 32 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार है। ये नहीं होगा तो कोई भी अधिकार मायने नहीं रखता। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? यदि दोस्तों आपको लगता है कि आपका कोई भी अधिकार वायलेट हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ है, और सरकार मान लीजिए ऐसा कानून लेके आई है जिससे आपके अधिकार का हनन हुआ है, तो यदि ये अधिकार नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपसे आपकी आज़ादी छीनी जा रही है या आपसे आपके इक्वालिटी छीनी जा रही है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप में आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी केस में आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस केस में डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट तक में सीधा अपील कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में सीधा अपील आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 यही बोलता है कि राइट टू मूव द कोर्ट्स है आपके पास, इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। और जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं तो आपके अधिकार की सुरक्षा के लिए कोर्ट जो है डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है आपके अधिकारों के सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये रिट्स को दोस्तों हम कल देखेंगे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कंसीडर किया था इस अधिकार को कि ये जो अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का ये अधिकार, ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, दिल और आत्मा है ये कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बहुत जगह ये सवाल पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा कौन से अधिकार को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को या संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको दिल और आत्मा कहा जा सकता है। इसकी जो डिटेल्स है दोस्तों मैंने आपको बताया है, राइट टू डायरेक्टली अप्रोच अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, वो भी सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसी केस में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। और आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 5 तरीके की रिट्स जारी करता है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, क्यो वारंटो, सारी रिट्स जारी करता है। और ये क्या है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे कल। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड यस, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।